अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। लास्ट व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आप रमज़ान की ग्रोसरी कहाँ से इजी खरीद सकते हैं एक ही जगह से और कम दामों में। तो ये साग मैंने उसी शॉप से लिया था, पाली बाबा से। फिर भी मैंने सारा कुछ आपको बताया था कि आप किस तरह वहाँ जा सकते हैं। फिर भी काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि वो कौन सी जगह है। तो जी आपने जस्ट गूगल पे लिखना है पाली बाबा, तो आप उसके नीचे उनकी जो सबसे फर्स्ट वाला ही, जैसे ये पाली बाबा आ रहा है ना फ्रूटस, तो ये इसके नीचे आप इसको क्लिक करेंगे ना तो नीचे डायरेक्शन भी आ जाता है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस जगह पे है, कौन सी बस जाती है आपके एरिया से, तो आपके लिए इजी रहेगा। तो जी मैं लेके आई थी साग को मैंने काट लिया था और जो उसके मोटे मोटे से डंडल होते हैं ना, उसको इस तरह जैसे मैंने बताया ना आपको, ये दिखाया अभी, वो मैंने लंबी लंबी सी वो छीली हुई थी, वो नाइफ़ के साथ आपने छील के लैदा कर लेनी है और काट के ना इसको रख देना है आपने चूल्हे पे। तो है जी, मैं साथ लेके आई थी धनिया और पुदीना। ये मैं काफ़ी सारा लेके आई थी ताकि मैं रमज़ान के लिए इसका वो पेस्ट बना के रख लूँ। और यहाँ पे धनिया पुदीना भी ना आपने जितना लेना है उतना आप ले सकते हैं, थोड़ा भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि वो एक जैसे मंडी वाली शॉप होती है ना वैसे ही है वो। और वहाँ पे आपको फ्रूट वगैरह भी सब कुछ मिल जाता है। अगर आप न्यू है पुर्तगाल में और एक ही जगह से सारी चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं तो आप मेरा जो लास्ट वाला व्लॉग है ना उसको आप ज़रूर देख लीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप पुर्तगाल के बारे में अच्छी सी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और दूसरी बात ये कि बहुत से लोगों के कमेंट ये भी आते हैं हम पुर्तगाल कैसे आ सकते हैं, इमिग्रेशन के बारे में। तो मैं व्लॉग बनाती हूँ जो डेली रूटीन है उसके बारे में, मैं आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दे सकती हूँ। पुर्तगाल कैसे आ सकते हैं, पेपर कैसे बना सकते हैं, तो सॉरी ये मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। तो काइंडली इस तरह के मैसेज मत किया करें। डेली रूटीन के बारे में, बच्चों के स्कूल के बारे में, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं सब कुछ आपको बता सकती हूँ। तो जी ये मैं लेके आई थी मूली। ये भी आपको इजीली पाली बाबा से मिल जाती है। जो आपको पिंगो दो से मिलती है ना, वो बिल्कुल एक हैंड से आधे हैंड के लंबाई के बराबर होती है, बिल्कुल छोटी सी होती है जैसे शलजम होता है। तो उसका भी टेस्ट बिल्कुल सेम ही होता है, लेकिन ये जो लंबी वाली मूली है ना ये आपको किसी भी देसी स्टोर से मिलेगी। तो गाजरें यहाँ पे इस तरह की होती हैं, ये जो सैलेड वाली होती हैं, मैं तो इसी से हलवा भी बना लेती हूँ, गजरेला भी, सब कुछ इसी बनाती हूँ। जो हमारी कंट्री में गाजरें होती हैं ना वो यहाँ नहीं मिलती हैं। तो ये रेड अनियन मैं लेके आई थी चाट वगैरह में डालने के लिए। स्टार्टिंग में मैं वो वाइट वाला ही डाल लेती थी तो उससे सारी चाट का जो जायका है ना वो ख़राब हो जाता है। तो आप ये दही पल्ले या चाट वगैरह बनाते हैं ना, उसके लिए आप ये रेड वाले अनियन लेके आया करें। इनकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जो वाइट अनियन है ना उसकी प्राइस थोड़ी सी कम होती है। और ये अनियन और पोटैटो वगैरह भी आप ना देसी स्टोर से लिया करें, उसकी प्राइस थोड़ी सी कम होती है। तो टमाटर भी आजकल जैसे हमारी कंट्री में होता है ना रमज़ान में वो आहरत का सामान जो है वो ज़रा सस्ता हो जाता है, लेकिन जो दुनिया का सामान है ना वो महंगा हो जाता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल है, आजकल टमाटर बहुत महंगे हैं। सब्ज़ियाँ यहाँ भी महंगी हैं, भिंडियाँ तकरीबन 8-9 यूरो के करीब हैं, कद्दू भी, करेले भी 8-9 यूरो के करीब हैं। और ये जो हरी मिर्चें हैं ना ये भी तकरीबन 8-9 यूरो के करीब ही होती हैं। इसलिए आप जब भी दूसरे ये यूरोप के लोगों के आप व्लॉग देखते हैं तो आप कहते हैं ये ज़्यादा चिकन ही बनाते रहते हैं। तो भाई बात ऐसी है कि हमारी कंट्री में ना चिकन महंगा होता है, सब्ज़ियाँ सस्ती होती हैं। यहाँ यूरोप में सब्ज़ियाँ महंगी हैं और चिकन सस्ता है। और दूसरा ये कि सब्ज़ियाँ इतनी ज़्यादा यहाँ पे होती भी नहीं है। अब तो ये मुझे पाली बाबा की शॉप का पता चल गया हुआ है, इसलिए मैं ये डिफरेंट किस्म की सब्ज़ियाँ बना लेती हूँ। गोभी, करेले, भिंडियाँ, जो सारा मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया है ना कि वहाँ से आपको किस किस तरह की सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं। तो इसलिए भाई सब्ज़ियाँ लोग कम ही बनाते हैं और वैसे भी बच्चे थोड़ा कम खाते हैं सब्ज़ियाँ। तो खैर अब तो मुझे लगता है कि चिकन बना के ना, तो मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे ऐसे होता है कि चिकन बना के इंसान को और ज़्यादा अच्छा बनाना आ जाता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है चिकन बना के मुझे चिकन बनाना ही भूलता जा रहा है। खैर मैं काफ़ी सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ।
तो आप मेरे लास्ट जो पिछले व्लॉग होते हैं ना उनको भी ज़रूर देखा करें। पुर्तगाल के बारे में मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसमें शेयर करती रहती हूँ। मैंगो यहाँ हर सीज़न में मिलते रहते हैं, सर्दियाँ गर्मियाँ जो भी मौसम है मिलता रहता है। तो ये मैंगो जो है ना वैसे तो ग्रीन नज़र आ रहे हैं लेकिन ये अंदर से मीठे ही होंगे। तो अभी मैं इनको काट के तो फिर मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी। और ये जो सारी ग्रोसरी है ना ये भी जो आपको टेबल पे नज़र आ रही है जस्ट ये थी। और 10 kg का मैंने आटा लिया था जो कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, आपको दिखाया भी था कहाँ से मिल सकता है और कैसा होता है नेशनल का। तो वो जो 10 kg का आटा था उसके 10 यूरो थे और बाकी ये जो ग्रोसरी है ना इसका सब मिला के 24 यूरो था। अक्सर मुझे ये भी आते हैं कमेंट कि ग्रोसरी की प्राइस भी बताया करें। तो प्राइसेस जो सारी चीज़ों की थी वो तो वहाँ पे मैंने लास्ट व्लॉग में आपको सारी चीज़ों की प्राइसेस भी साथ दिखाई थी कि कौन सी चीज़ कितने में यहाँ मिलती है। बाकी इतनी ग्रोसरी के ये 24 बने थे। तो ये जो हरी मिर्चें हैं ना ये बहुत ज़्यादा तीखी होती हैं, मतलब कड़वी होती हैं जैसे कि हम पंजाबियों को चाहिए होती हैं। तो जो पिंगो 200 लिडल से मिलती हैं वो थोड़ी सी मोटी होती हैं। उनका मतलब कड़वाहट नहीं होती, वो जस्ट ऐसे ही हल्का सा बस जायका होता है उनका। तो बच्चों के ऑमलेट वगैरह के लिए मैं वो ले लेती हूँ। बाकी खाने में यूज़ करने के लिए ये मैं यही वाली हरी मिर्चें लेके आती हूँ। और ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं यहाँ पे, 9 यूरो से कभी कम मैंने नहीं देखी यहाँ पे। तो जब भी मैं जाती हूँ तो मैं थोड़ी सी इकट्ठी ले आती हूँ क्योंकि बार बार तो नहीं जा सकते। तो फिर मैं इनको धो के नहीं पहले इनकी इस तरह डंडियाँ उतार लेती हूँ ऊपर वाली। अगर वो आप साथ लगी रहने देंगे ना और आप इनको फ्रिज में रख देंगे या ऐसे बाहर रख देंगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। लेकिन अगर आप इनकी इस तरह डंडियाँ उतार लें और इनको अच्छी तरह से धो के ना तो फिर आप इनको सेव कर लें, फ्रिज में रख दें या फ्रीज़र में, तो ये बिल्कुल फ्रेश रहती है 2-3 महीने तक भी। तो ये साग मैंने काट के ऊपर रख दिया था। इसमें मैं डालूँगी नमक मिर्च, ये दादरी मिर्च है, थोड़ा सा ज़ीरा, धनिया और ये हरी मिर्च है। साग की एक टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जो इस मौसम में हम साग बनाते हैं ना तो अक्सर वो कड़वा रह जाता है। उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये जो ओस पड़ती है ना तो अगर हम उसी पानी में साग को पका लें, मतलब जैसे अब मैंने साग ऊपर रखा था, साथ पानी डाल दिया था, मसाले डाल देती, इसको मैं पका लेती तो बाद में इसमें कड़वाहट रह जानी थी। पहले आप हाली साग को काट के इसको चूल्हे पे रखें। जब वो इस तरह थोड़ा सा बैठ जाए, सारा आधी देसी तक का रह जाए, तो उसका सारा पानी आप निचोड़ दें और फिर हल्का सा गर्म पानी करके आप साग में डालें। जितना मतलब आपको लगता है कि आप जौन सी आंच पे पका रहे हैं कि पक जाएगा साग, तो फिर उसमें आप ये मसाले डालें। ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था मैंने और अब इसको मैं इलेक्ट्रिक स्टोव पे पका रही हूँ, इसलिए मैंने पानी ज़रा बराबर ही डाला हुआ है। अगर आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं जस्ट आपको 15 मिनट में ये साग जो है ना बन के रेडी हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर उसमें ही पकाती हूँ प्रेशर कुकर में। 15 मिनट में साग जो है ना वो गल जाता है और बाद में हैंड ब्लेंडर से उसको कर लेती हूँ। तो जी सुबह हो रही थी इतनी तेज़ बारिश जब मैं ग्रोसरी लेके आई थी और अभी ये धूप निकल आई है। सब्ज़ियाँ वगैरह मैंने सारी सेव कर ली थी और ये थोड़ी सी सब्ज़ियाँ रह गई थी। वो धनिया पुदीना मैं पेस्ट बनाने के लिए लेके आई थी, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और अभी ये थोड़े से टमाटर और मैं लेके आई थी, वो मैं ग्रेवी बना के रखूँगी रमज़ान के लिए। और ये जस्ट मैं ऐसे ही टमाटरों को अच्छी तरह से धो के ना फिर इनके 4-4 पीस करके तो इसको बस मैं थोड़ी देर फ्रीज़र में रखूँगी लैदा पीसीस को करके। जब वो थोड़ा सा फ्रीज़ हो जाएंगे फिर उनको निकाल के तो इकट्ठा ऐसे ही शॉपर में डाल के ना फिर रख दूँगी। तो ये इस तरह बड़े अच्छे से फ्रीज़ हो जाते हैं। रमज़ान में इस तरह की जो थोड़ी बहुत आपने पहले मेहनत की होती है ना तो रमज़ान में फिर आपको इबादत करने का टाइम मिल जाता है। और हमारा तो यहाँ पे ये है कि बच्चों को भी स्कूल से लाना है, घर के भी काम करने हैं, तो इस तरह के थोड़े बहुत काम पहले किए हो ना तो फिर जो लाइफ है बहुत ईजी हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे शॉप पे कि किन्नू और ये जो मौसमिया फ्रूट है ये इतनी किस्म के होते हैं कि मैं हर दफ़ा कभी खट्टे ले आती हूँ कभी मीठे ले आती हूँ। और किन्नू यहाँ पे ना पुर्तगाल में ये जो घर होते हैं ना उनके अंदर भी दरख्त लगे हुए हैं और उन पे भी किन्नू इतने बड़े बड़े इतने प्यारे लग रहे होते हैं। रोड्स जो हैं वहाँ पे भी बाहर दरख्त लगे हुए हैं ना तो उन पे भी किन्नू होते हैं और कोई भी उनको उतार के नहीं खाता। तो है जी, ये लेके आई थी मैं बेसन। यहाँ पे बेसन इसी तरह का मिलता है
मतलब स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था, शॉप पे जाती थी मुझे पता ही नहीं था कि ये है क्या। तो इसीलिए मैं आपके साथ इस तरह की चीज़ें शेयर करती रहती हूँ ताकि आपको भी पता चल सके कि कौन सी चीज़ किस तरह की है। तो ये जो बेसन है ये इंडियन ही मिलता है यहाँ पे, पाकिस्तानी ब्रांड का मैंने नहीं देखा। जैसे ये बिरयानी मसाला, ये कोरमा मसाला, ये सारे आपको पाकिस्तानी ब्रांड के भी मिल जाते हैं और इंडियन ब्रांड्स के जो है ना वो भी मिल जाते हैं। तो लेकिन ये जो गोलगप्पे हैं ना, ये भी इंडियन ब्रांड के ही होते हैं, हीरा के होते हैं या TRC के होते हैं। ये मैं रमज़ान के लिए बिरयानी के 2 पैकेट ले आई थी और 2 गोलगप्पों के लिए आई थी। फिर ये ईद तक मेरे चल जाएंगे ना। तो ये जो दादरी मिर्च है और ज़ीरा है, ये भी आपको पिसा हुआ भी ज़ीरा मिल जाता है, दूसरा भी मिल जाता है। और ये एक इमली का पैकेट लाया था मैंने। ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपको इंडियन ब्रांड की मिलती हैं और ये बहुत अच्छी होती हैं। इनका कोई टेस्ट जो है ना ऐसा नहीं है कि ये इनका इंडियन है, तो ज़ाहिर है हमने तो कभी यूज़ नहीं किया होता, इंसान सोचता है कि पता नहीं टेस्ट कैसा हो। तो यहाँ पे सारे मसाले ये आपको इंडियन ही मिलेंगे। तो ये जी कुरकुरे भी हैं और ये देखें हमारे कंट्रीज़ की प्राइस ऊपर लिखी हुई है। यहाँ पे ये मिलता है आई थिंक 2 यूरो का और हमारी कंट्री में मिलता है ये 20 रुपए का, और ये काफ़ी कम प्राइस होती है यहाँ के मुकाबले में। तो जी ये है चावल जो कि आप यूज़ कर सकते हैं पुलाव के लिए, बिरयानी के लिए, और इसकी प्राइस बिल्कुल सेम है जो आप पिंगोदोस से लेते हैं बासमती चावल। ये 2 kg का पैकेट था और ये 240 में मुझे मिला था, 440 में मुझे मिला था। जो कि आप पिंगोदोस से 1 kg का पैकेट लेते हैं वो होता है 219 का। उसके चावल इतने ज़्यादा फूलते भी नहीं हैं और इतने ज़्यादा लंबे भी नहीं होते हैं। पहले वो हाथ से सही होते थे लेकिन अब वो पता नहीं क्या उन्होंने चेंज कर दिए हैं शायद, तो इसलिए मैं बिरयानी और पुलाव के लिए ये लेके आती हूँ। और ये मैं एग लेके आती हूँ और जैसे मैं आपको बताती हूँ ये जो कोड इसका लिखा होता है, आपको अगर प्राइसेस का नहीं पता चलता, काफ़ी सारे वहाँ पे एग होते हैं, स्मॉल भी होते हैं, लार्ज भी होते हैं, तो हमें पता नहीं चल रहा होता कि किस वाले की प्राइस कौन सी है। इस तरह का जो कोड लगा होता है किसी भी चीज़ के ऊपर, आप उसका कोड देखें और जो प्राइसेस लगी हुई है ना उधर उनका वो नीचे देखें नंबर, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी प्राइस जो है ना वो कौन सी है। साथ में लेके आई थी ये चीज़ का पैकेट, और जैसे कि आपको मैं बताती रहती हूँ कि जिस चीज़ के ऊपर ये पिंगोदोस लिखा होता है उसकी प्राइस थोड़ी सी कम होती है दूसरी चीज़ की निस्बत। तो आप कोशिश किया करें कि यही वाली चीज़ लिया करें जिसके ऊपर उस ब्रांड का नाम लिखा होता है जहाँ से आप शॉपिंग कर रहे होते हैं, लिडल का या पिंगोदोस का। इन चीज़ों की प्राइस कम होती है। चाय जो है वो लोग जो थोड़ी सी गाढ़ी पीना पसंद करते हैं वो ये म्योगोर तो ले लिया करें, ये ग्रीन कलर वाला, और जो थोड़ी सी पत्ती पसंद करते हैं सेम इसी तरह का वो ब्लू कलर का डिब्बा होता है, वो थोड़ा सा पतला होता है तो उसकी चाय भी अच्छी बन जाती है। तो जी मैं लेके आती हूँ नॉर्मल जो रूटीन है उसके लिए मैं अब ये वाले चावल लेके आती हूँ। ये चावल उतने ज़्यादा बासमती की तरह लंबे और पतले नहीं होते हैं, लेकिन ये इनके नॉर्मल दाल चावल चने चावल जो बनाने होते हैं उसके लिए मैं यही यूज़ करती हूँ। और ये पूरे रमज़ान के लिए मैंने 4 पैकेट ले लिए थे और ईद के लिए मैंने वो फिर ये जो देसी दुकान होती है ना वहाँ से ले लिया था, ये मैंने 2 kg का पैकेट। कुकिंग ऑयल खाने के लिए ये बहुत अच्छा रहता है सनफ्लावर वाला, और ये आपको पिंगोदोस या लिडल से सेम ही मिल जाता है। लेकिन ये फुला वाला जो है ना इसकी प्राइस मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आप ग्रासा वाले पिंगोदोस से लेते हैं या सांता पलोनिया वाले से, वहाँ से आपको इन्हीं 2 जगहों का मुझे पता है, वहाँ से मैं खरीदती थी पहले ये ऑयल, तो 219 का होता था। लेकिन जो पाली बाबा के साथ पिंगोदोस है, कल मैंने आपके साथ व्लॉग में जो लास्ट वाला था उसमें शेयर किया था कि बिल्कुल उसके साथ ही रोड है, ये देखें वहाँ से ये मिलता है 189 का। तो इसलिए मैं जब भी पाली बाबा जाती हूँ तो ये मैं खाने के लिए पूरे मंथ के लिए 4 बॉटल कॉफ़ी होती हैं, एक्स्ट्रा बच भी जाती है एंड में, तो ये बहुत वहाँ से नॉर्मल प्राइस में मिल जाता है, तो मैं ऑयल वहाँ से ही लेके आती हूँ। एक सिस्टर ने पूछा था कि जी वहाँ पे पार्लर जा सकते हैं, इजी है तो हम कलर करवा सकते हैं बालों को, आप कौन सा कलर यूज़ करती हैं? मैं ये वाला कलर यूज़ करती हूँ। इसमें होती है इस तरह की एक ट्यूब और साथ में इस तरह का ये लिक्विड होता है,
जस्ट वो ट्यूब में से सारा मैं निकाल के इस बॉटल में डाल लेती हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसके ऊपर वो जो इसका नीडल है उसको थोड़ा सा तोड़ लेती हूँ और बस इसके अंदर ही ग्लव्स होते हैं। बस वो ग्लव्स पहन के तो मैं घर पे ही कलर लगाती हूँ। मैं तो आज तक यहाँ पे पार्लर कभी गई नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे कोई पार्लर की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना तो मैं कभी प्लकिंग थ्रेडिंग वगैरह करवाने गई हूँ, मुझे कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, तो इसलिए मैं तो घर पे ही कलर लाती हूँ और इजीली कर लेती हूँ। और एक बात कि आप कलर करते हैं ना तो कलर लगा के शैम्पू मत किया करें। ये इसके अंदर यही एक पैकेट होता है, इसके साथ आप बालों को वॉश कर लिया करें और फिर 1 या 2 दिन के बाद आप शैम्पू किया करें, तो फिर आपका देखिए कलर भी ज़्यादा देर चलेगा और आपके जो बाल हैं ना वो भी रफ़ नहीं होंगे। और ये साथ इसके पेपर होता है इसके अंदर, इसके ऊपर इंग्लिश में भी लिखा होता है सारा इंस्ट्रक्शन और पुर्तगीज़ में भी लिखा होता है, तो कोई मुश्किल नहीं होती। तो मैं तो घर पे ही कलर कर लेती हूँ, मैं कभी भी पार्लर नहीं गई हूँ यहाँ पे। और ये भी बहुत ही लेडी पूछती हैं कि हमने पुर्तगाल आना है तो हम कौन सा कोई काम सीख के आएँ, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक पार्लर का ही काम है जो कि आप पाकिस्तानी जो हैं वो इजीली कर सकते हैं। रेस्टोरेंट वगैरह का काम जो है ना, मुझे नहीं लगता कि मैंने देखा भी नहीं कहीं कि कोई पाकिस्तानी कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेल आर्ट का काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो अगर आप सीख के आना ही चाहते हैं तो आप पार्लर का काम सीख के आएँ, वो फिर भी थोड़ा ईजी है हमारे लिए, मतलब पाकिस्तानी लोगों के लिए। और इसका नंबर था 3। इसका कलर जो है ना बिल्कुल लाइट ब्राउन सा कलर है, मतलब ब्लैक नहीं होते हैं बाल, थोड़े से लाइट ब्राउन से होते हैं और ये बहुत अच्छा शेड रहता है बालों के लिए। साथ में टूथपेस्ट भी मैं ले आई थी और इस दफ़ा मैं गलत टूथपेस्ट ले आई थी। बच्चे कहते हैं कि मामा आप देख के लेके आया करें कि किस में केमिकल ज़्यादा है किस में नहीं तो बस इस दफ़ा मैं थोड़ा गलती से ये वाला ले आई थी। ये इतना अच्छा टूथपेस्ट नहीं है, इसमें केमिकल ज़्यादा होते हैं। जो हम टूथपेस्ट निकालते हैं ना तो उसके लास्ट में थोड़ा सा वो लगा होता है, किसी के ऊपर आपने कभी चेक किया हो ग्रीन और थोड़ा सा लगा होता है साइड में, टूथपेस्ट के नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना वहाँ पे, तो किसी का ब्लू होता है किसी का ब्लैक होता है, तो उसी हिसाब से पता चलता है कि इस टूथपेस्ट में केमिकल ज़्यादा है। या अगर ग्रीन कलर का तो वो नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है, मतलब इस तरह का बच्चे अक्सर बताते हैं। तो है जी, बच्चों को आजकल सोशल मीडिया से काफ़ी इंफॉर्मेशन भी अच्छी भी मिल जाती है। तो जी यही थी मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कर दें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। और ये साथ मैं अचार लेके आई थी, ये भी इंडियन ही कंपनी का है, हीरा कंपनी का है और ये सिर्फ हरी मिर्ची को अचार होता है, ये बहुत मज़े का होता है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये भी आपको देसी स्टोर से मिलेगा। तो जी साग भी बन गया था, जब इस तरह ये येलो हो जाता है ना तो इसका मतलब होता है साग पक गया हुआ है। तो मैं हमेशा इसको इसी देगसी में बना लेती हूँ। वो पाकिस्तान की तरह साग बनाना ना यहाँ पे कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं इसको ज़्यादा बारीक नहीं काटती, इस तरह थोड़ा सा मोटा सा ही काट के तो फिर मैं बना लेती हूँ। और फिर इसी देगसी में इसको हैंड ब्लेंडर से मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेती हूँ और ये बहुत अच्छा सा बन जाता है। और फिर जब ये साग आप थोड़ा सा ब्लेंड कर लेना, आप इसमें थोड़ा सा आटा डालें जो हम आम रोटी बनाने वाला आटा होता है, तो ये और भी सॉफ्ट सा नरम सा बन जाता है। तो ये रमज़ान के लिए मैं फ्रीज़ कर लूँगी क्योंकि सहरी में मेरा दिल नहीं करता सहरी करने का, तो मैं ज़्यादातर साग के साथ ही पराठा और चाय लेती हूँ। तो इसको मैं अब लहसुन अदरक का जो ऑयल में डाल के ना तड़का लगाऊंगी अच्छी तरह और फिर इसको ठंडा करके ना डिश में डाल के तो इसके छोटे से पोर्शन बना के ना मैं फ्रीज़ कर लूँगी। और फिर वो एक जो टुकड़ा होगा ना उसको ऐसे ही मतलब सारे टुकड़ों को इकट्ठा शापर में डाल के ना तो फ्रीज़ कर लूँगी। तो बस एक निकाला करूँगी, ओवन में रखूँगी और बस साग के साथ पराठा इंजॉय किया करूँगी सहरी में। तो जी अल्लाह ताला करे रमज़ान आप सबके लिए बहुत बहुत बरकतों वाला हो। जो भी किसी की दिल की मुराद है अल्लाह ताला सबकी मुरादें पूरी करे। फैमिली के साथ आपको उनकी खुशियाँ देखना नसीब करे। आप मेरे लिए भी दुआ करिएगा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है फिर भी मैं वीडियोस बना रही हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक किया करें और शेयर भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।